तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे कई क्राइम ऐसे होते हैं जिन क्राइम में जो कातिल होता है उसके खिलाफ पुलिस वालों को शुरुआती दौर में सबूत मिल जाते हैं, तो कातिल को भी बचने का भागने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता, इससे पहले कि वो कोई प्लान बना सके, कोई कुछ जुगाड़ बैठा सके। और कभी कभार जुगाड़ बैठाने में भी उसके पास उतनी सुविधा, उतने साधन नहीं होते। इस वजह से जो कातिल है वो पुलिस वालों के चंगुल में फंस जाता है और अंत में गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन कभी कभार कई कातिल, कई अपराधी ऐसे होते हैं जिनके पास पूरा मौका होता है, उनके पास पूरा जुगाड़ होता है भागने का, लेकिन जब वो किसी घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं और शुरुआती दौर में जो कातिल होता है उसका नाम नहीं आता, तो फिर कातिल एकदम निश्चिंत हो जाता है। उसे लगता है कि अब शायद पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं सकती, लिहाजा जो कातिल होगा बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी में उसी क्राइम सीन के इर्द गिर्द रहता है। और फिर अंत में कोई ऐसा सबूत, कोई क्लू, कोई सुराग, कोई सीसीटीवी फ़ोटो, कोई कॉल डिटेल या फिर कोई ऐसी चीज़ महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद पुलिस के हत्थे जब चढ़ती है और पता चलता है कि कातिल कौन है, तो फिर पुलिस वालों को ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ती उस कातिल को ढूंढने में। पुलिस के इर्द गिर्द ही वो कातिल रहता है, अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने के चक्कर में, और फिर अंत में पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाता है और फिर मामला कोर्ट में चला जाता है। आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही हुआ। कहानी उत्तर प्रदेश की है। कहानी उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है देवरिया, और इसी देवरिया में एक इलाका पड़ता है बरहज इलाका। कहानी इसी बरहज इलाके की है। दरअसल 30 सितंबर को इसी बरहज इलाके में एक तिराहा है, जोगिया तिराहा। इस तिराहे पे 3 सड़कें आके मिलती हैं। उसके बाद आगे एक चौराहा भी है जहाँ कई लोगों की दुकानें भी हैं। तो सुबह सुबह कई लोग अपनी दुकानों के लिए, अपने काम को करने के लिए, अपने खेतों को जाने के लिए अक्सर इसी तिराहे वाले रास्ते का उपयोग करते हैं। तो 30 सितंबर को ऐसे कुछ राहगीर इसी तिराहे के पास से निकल रहे थे। अब तिराहे के पास से वो निकल रहे हैं आपस में बातचीत करते हुए। हल्की हल्की सी ठंडी की शुरुआत, थोड़ी थोड़ी धूप खिली हुई। तो आपस में बातचीत करने के दौरान एक राहगीर की नज़र बगल में खेत पे पड़ती है। खेत में एक सूटकेस था। सूटकेस के इर्द गिर्द कुछ कुत्ते थे, वो भूंक रहे थे। अब राहगीर ने जब ये चीज़ देखी उसे बड़ी हैरानी हुई। पहली बात, एक सड़क किनारे एक खेत में एक ठीक ठाक कंडीशन में एक बंद सूटकेस, साथ ही कुत्तों का भूखना, उसको बड़ा अजीब लगा। उसने पास से जाके देखने का फैसला किया। वो जाता है, जाने के बाद उस सूटकेस को खोलता है, और जैसे ही खोलता है अंदर उसने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद वो चीख पड़ता है और आसपास के जितने लोग थे उस सड़क से गुजरने वाले, वो भी आ जाते हैं। दरअसल जब वो राहगीर उस सूटकेस को खोलता है तो खोलने के बाद उस सूटकेस के अंदर एक इंसान का पैर मिलता है। अब जैसे ही ये खबर आसपास के इलाकों में फैलती है, फ़ौरन किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी। अब डायल 100 पे फ़ोन गया। डायल 100 ने लोकल पुलिस को इत्तला किया। इधर डायल 100 आती है, उधर जो लोकल थाना था वो आता है। आने के बाद आसपास के लोगों को हटाती है। हटाने के बाद उस सूटकेस को अपने कब्जे में लेती है। फ़ौरन उस सूटकेस को बाकायदा चेक करती है। उसके बाद जो पैर का टुकड़ा मिला था उसको अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करती है पुलिस। लेकिन आखिर एक पैर से क्या खुलासा होगा? पुलिस के पास और कोई चीज़ नहीं थी, ना ही कोई धड़ था, ना ही कोई और चीज़ थी। सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे एक सूटकेस, और सूटकेस में बंद एक पैर। बहरहाल पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। आसपास के लोगों से पूछा कि क्या कोई जानता है, क्या किसी के घर की कोई महिला या पुरुष गायब है। ये तमाम पूछताछ कर ही रहे हैं, लेकिन इधर पुलिस वाले अलग टेंशन में भी हैं कि एक पैर है तो बाकी बॉडी कहाँ है। अब पुलिस वाले 2 भागों में बढ़ते हैं। पहला कि ये लाश किसकी है और कातिल कौन है, और दूसरा कि लाश किसकी है, कातिल कौन है वो तो बाद में पता चलेगा, बाकी की बॉडी कहाँ है, यानी धड़, हाथ, पैर और एक पैर और, ये कहाँ है। बिना इसके तो शिनाख्त सबूत कहाँ मिलेगा। पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। इसी दौरान एक दूसरा फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला उसी जगह से लगभग 100 मीटर दूर से बताता है कि सर यहाँ पे भी एक सूटकेस मिला है। अब पुलिस की टीम वहाँ भी भागी भागी पहुँची। पहुँचने के बाद उस सूटकेस को जब खोला तो उसमें एक दूसरा पैर मिला।
अब लगभग 100-200 मीटर के अंतर्गत 2 पैर मिल चुके थे। बाकी इन दोनों पैरों का सर कहाँ था, यानी किसकी लाश है या फिर कौन है, ये भी नहीं पता। यानी अभी धड़, हाथ पैर और सर बाकी है। जब ये खबर आसपास के लोगों ने सुनी तो आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गई कि एक कोई कातिल है, उसने लाश को काटा है, काटने के बाद पूरे इलाके में उसकी लाश के टुकड़े फेंक रहा। सभी लोग अपने अपने इलाकों में चेक करने लगे। कौतूहल बस कि क्या पता उनके खेत के पास कुछ मिल जाए, उस जंगल में कुछ मिल जाए। पुलिस वाले भी अब इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं कि पूरी बॉडी मिल जाए। इसी दौरान एक तीसरा फ़ोन आता है और तीसरा फ़ोन शायद दोनों फ़ोनों से ज़्यादा खौफनाक था। दरअसल फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि सर यहाँ पे भी लाश का एक टुकड़ा पड़ा है। पुलिस की टीम जब उस जगह पे जाती है तो जाने के बाद देखती है कि एक गद्दा है, यानी जो बेड पे बिछाया जाता है वही गद्दा, और उस गद्दे के चारों तरफ सिलाई की गई है और उस सिलाई के अंदर से खून रिस रहा। यानी बहुत पॉसिबल है कि उस गद्दे के अंदर भी कुछ हो। फ़ौरन पुलिस वाले वहाँ भी जाते हैं। जाने के बाद जब उन धागों को तोड़ा जाता है तो तोड़ने के बाद अंदर से एक धड़, सर और हाथ मिलता है, और ये सर, धड़, हाथ एक महिला का था। अब एक तरह से पूरी मुकम्मल बॉडी पुलिस वालों को मिल चुकी थी, और जब हाथ, पैर और धड़, सर को जोड़ के देखा गया तो ये लाश एक 30 साल की महिला की थी। अब पूरी बॉडी मिल गई। मिलने के बाद पुलिस वालों ने पूरी बॉडी का एक बार पोस्टमार्टम करवाया, मौत की वजह पता की, और साथ ही चूँकि अब टुकड़ों में लाश मिलना अपने आप में सनसनीखेज मामला, तो पुलिस वालों ने भी अपने तरीके से जांच पड़ताल अब तेज की। सबसे पहले आसपास के इलाकों में इत्तला किया कि क्या किसी के घर की कोई महिला गायब है जो इस हाल में मिली है। पुलिस वालों को लगा कि अगर कहीं कोई महिला गायब होगी तो कोई ना कोई मिसिंग कंप्लेन घर वाले करेंगे ही करेंगे, मायके वाले, ससुराल वाले, भाई बहन, आस पड़ोस। लेकिन एक दिन गुजर गया और कहीं से भी कोई मिसिंग कंप्लेन आई ही नहीं। अब एक दिन गुजर गया, कहीं कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं आई। पुलिस वालों ने आसपास के ज़िलों में भी इत्तला करना शुरू किया कि हो सकता है कि इस थाने का ना हो, दूसरे थाने का हो, दूसरे थाने का ना हो सकता है किसी दूसरे ज़िले का मामला हो। कई बार ऐसा होता है कि लाश को कहीं और आदमी ला के ठिकाने लगा देता है ताकि पुलिस उलझ के रह जाए। पुलिस वालों ने उस महिला की तस्वीर आसपास के ज़िलों में भी सर्कुलेट कर दी। उसके बाद इंतज़ार करने लगे कि कोई तो आएगा। लेकिन हफ्ते भर गुजर गए और कहीं से कोई ऐसा शख्स या फिर कहीं से कोई ऐसी खबर आई ही नहीं कि कोई उस जैसी महिला गायब हो। अब पुलिस वाले क्या करें? अब पुलिस वालों को जब कुछ तरीका समझ नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरे इलाके में जितने गांव के लोग हैं, जैसे किसी गांव के प्रधान हो, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, कई ऐसे जो पुलिस से कांटेक्ट में रहते हैं, उन लोगों के पास ये तस्वीर शेयर की जाए। हो सकता है कोई ऐसा मिल जाए। पुलिस वालों ने ये तरीका भी अपनाया। इस बार उन्हें यकीन था कि शायद कोई आएगा, लेकिन इत्तेफाक इस बार भी कोई नहीं आया। अब पुलिस वाले परेशान, क्या करें? यहाँ कातिल छोड़िए, मरने वाली कौन है यही नहीं पता, और जब तक ये नहीं पता तो कातिल का मिलना भी लगभग नामुमकिन है। पूरे इलाके में कोई कैमरा वैमरा भी नहीं था कि वो चेक कर लें। पूरे इलाके में कोई ऐसा चश्मदीद भी नहीं मिला जिसने किसी को कुछ करते देखा हो। पूरे इलाके में कोई महिला गायब भी नहीं थी जिसकी गुमशुदगी की कोई कंप्लेन दर्ज हो। गांव के लोगों से भी जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि आसपास कोई महिला ऐसी गायब नहीं है। तो फिर जांच हो कैसे? बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, अपने तरीके से लोगों से पूछताछ करते रहे। लगभग महीने भर गुजर गए, लेकिन कहीं से कोई ऐसी जानकारी, कहीं से कोई ऐसा सबूत, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली। इधर जब महीने भर गुजर गए और कहीं से कोई फ़ोन या फिर कोई सूचना, कोई गुमशुदगी की कंप्लेन नहीं मिली, तो पुलिस वालों ने सोचा कि शायद जो मरने वाली है उसके बारे में हमें खुद अपने अंदाज में पता करना होगा। शायद सामने से कोई फट नहीं डालेगा। तो फिर कैसे? तो फिर पुलिस वालों ने जहाँ जहाँ ये लाश मिली थी, लाश के टुकड़े मिले थे, उन इलाकों को फिर से खंगालना शुरू किया कि यहाँ से कोई जानकारी, कोई चीज़ मिल जाए। हालांकि पहले खंगाला था लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं। दोबारा जब खंगाला तो वहाँ पे कई चीज़ें मिली। जैसे जहाँ बैग फेंकी थी वहाँ कुछ छोटी मोटी पॉलीथीन्स भी मिली। शुरुआत में पुलिस वालों ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन जब दोबारा उन जगहों पे चेक किया गया तो कहीं पॉलीथीन्स मिली, एक छोटा सा टुकड़ा भी मिला कागज़ का, एक ऐसी पॉलीथीन मिली जिसमें छोटे मोटे कपड़ों के टुकड़े थे। अब पुलिस के पास यही पॉलीथीन के टुकड़े थे।
एक कागज़ का टुकड़ा था और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें थी जिससे मरने वाले का भी पता करना था और कातिल कौन है ये भी पता करना था। पुलिस वाले इन तमाम चीज़ों को अपने कब्ज़े में लेते हैं। लेने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को बारीकी से चेक करते हैं। सबसे पहले उस कागज़ के टुकड़े को चेक किया गया। कागज़ का टुकड़ा एक शायद किसी बच्चे का होमवर्क था। उसको खूब चेक किया, खूब तफ्तीश की, फॉरेंसिक जांच करवाई। लेकिन अब किसी स्कूल के बच्चे के होमवर्क से मरने वाली महिला कौन है और कातिल कौन है ये कैसे पता? ये भी नहीं पता कि ये इस लाश के साथ आया था या फिर किसी बच्चे ने यूं ही फेंक दिया, हवा के साथ उड़ता उड़ता आ गया। अब उन पॉलीथीन्स को भी चेक करना शुरू किया। वहाँ भी बाकायदा चेकिंग हुई। तमाम कागज़ों को, तमाम जो भी कपड़े थे उनके टुकड़ों को, कि शायद किसी टेलर का कोई नाम मिल जाए, कोई एड्रेस मिल जाए। उस सूटकेस को जिसमें ये लाश थी उसको बाकायदा चेक किया गया। देखते देखते 2 महीने गुजर गए। 30 सितंबर को ये लाश मिली थी, 30 अक्टूबर गुजर गया, 30 नवंबर भी गुजर गया। 2 महीने गुजर गए। देखते ही देखते पुलिस वालों के हाथ अभी तक खाली थे। गांव वाले भी अब उम्मीद भूल चुके थे कि शायद महिला कौन है, कातिल कौन है, कुछ पता चले। लेकिन पुलिस वाले अपने तरीके से अभी भी जुटे पड़े थे। 2 महीने गुजरने के बाद जब उन तमाम चीज़ों को फिर से चेक किया गया और उस क्राइम सीन पे जो चीज़ें मिली थी उनको बाकायदा जब पड़ताल की गई तो एक कागज़ मिला फाइनली। और शायद यही कागज़ पुलिस वालों को 2 महीने बाद एक उम्मीद देता है। दरअसल ये कागज़ एक फ्लिपकार्ट का बिल स्लिप था। अक्सर ऐसा होता है कि किसी पॉलीथीन में जब फ्लिपकार्ट वाले ऑर्डर भेजते हैं तो जो बिल स्लिप होती है उसको पॉलीथीन के अंदर भी रख देते हैं कभी कभार, खासकर जब मामला प्रीपेड हो तो। उसमें फिर सामान आदमी निकाल लेता है, जो बिल स्लिप होती है वो टेप के माध्यम से चिपकी रह जाती है। अब उस बिल स्लिप पे कभी कभार एड्रेस भी लिखा होता है, अक्सर ही लिखा होता है। तो लगभग 2 महीने बाद 30 सितंबर साल 2023 को ये लाश मिली थी। लगभग जब दिसंबर महीना शुरू हो गया तब उस स्लिप पे जब पुलिस वालों की नज़र पड़ी और उस पॉलीथीन के अंदर जब उस स्लिप को चिपका देखा, उसको जब निकाला तो निकालने के बाद उस पर एक नाम लिखा था और वो नाम था खुशबू का। और ये एड्रेस गोरखपुर का था और गोरखपुर में एक इलाका लगता है राप्ती नगर। ये एड्रेस इसी राप्ती नगर का था। अब 2 महीने बाद फाइनली पुलिस के पास एक कागज़ का ऐसा टुकड़ा था जिस पे कोई नाम और कोई एड्रेस था। अब ये भी नहीं पता था कि ये इसी महिला का है या फिर किसी और का। ये भी नहीं पता था कि ये जो कागज़, ये पॉलीथीन है, इस क्राइम से जुड़ी हुई भी है या नहीं। लेकिन ना तो पुलिस वालों के पास कोई चारा था, ना कोई ऑप्शन था। पुलिस वालों ने सोचा कि चलो यहाँ भी एक बार चेक कर लें, क्या पता कुछ मिल जाए। लिहाजा 2 महीने बाद पुलिस की टीम गोरखपुर के राप्ती नगर में जब उस एड्रेस पे जाती है तो जाने के बाद पता चलता है कि ये एड्रेस या फिर ये जो खुशबू है ये एक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली महिला है और ये जो पार्सल आया था इसी खुशबू का था और एड्रेस उसी पार्लर का था। पुलिस की टीम उस पार्लर में जाती है। जाने के बाद वहाँ के लोगों से जब पूछती है कि खुशबू कौन है, उसको बुलाओ, तो पुलिस वालों से वो महिलाएं कहती हैं कि सर जो खुशबू है, लगभग 2-2.5 महीने गुजर गए तब से वो आई ही नहीं है। अब ये शब्द जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद अब उनके शक की सुई जो है और गहरी हो जाती है कि हो ना हो ये जो लाश मिली थी वो खुशबू की ही थी। उसके बाद पुलिस वालों ने उन महिलाओं से पूछा कि क्या खुशबू की कोई तस्वीर है, आप हमें दिखा सकती हैं। उन महिलाओं ने अपने फ़ोन में खुशबू की जब तस्वीर दिखाई तब जाके पता चला कि ये जो लाश है ये खुशबू की ही है। अब लगभग 2 महीने गुजरने के बाद पुलिस वालों के पास मरने वाले का एड्रेस और नाम था। पुलिस वालों ने अब खुशबू की कुंडली निकालनी शुरू की कि खुशबू कौन है, कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, घर में कौन कौन है। तो जब उन महिलाओं से जो पार्लर में काम करती है उनसे जब खुशबू के बारे में पूछा गया तो उन महिलाओं ने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया और कहा कि सर ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ ये जो खुशबू है अपने हस्बैंड के साथ या फिर बॉयफ्रेंड के साथ, ये भी नहीं श्योर है किसके साथ, इसी राप्ती नगर में रहती थी। और आपको मैं एड्रेस बता दे रही हूँ, 1-2 बार गई हूँ और तो परिवार में कोई है नहीं, लेकिन एक लड़का है जिसके साथ वो रहती थी जिसका नाम है मुन्ना। आप अगर खुशबू के बारे में कुछ जानना चाहें तो उससे पूछ लें। अब पुलिस वालों ने उस ब्यूटी पार्लर से खुशबू का एड्रेस लिया। लेने के बाद जब उस कमरे पे आई पुलिस कि मुन्ना कहाँ है, उससे पूछताछ करनी है, तो जो कमरे का मालिक था यानी जो लैंडलॉर्ड था उसने कहा कि सर जो मुन्ना है वो तो लगभग 2 महीने गुजर गए, 29 तारीख को उसने घर खाली कर दिया। अब पुलिस वालों ने फिर उस मालिक से पूछा कि अच्छा जब घर खाली किया था तो क्या मुन्ना के साथ उसकी गर्लफ्रेंड या फिर उसकी बीवी खुशबू थी? जो मालिक था जब इस सवाल उसने सुना तो उसने कहा नहीं।
मुन्ना अकेले ही जा रहा था, उसके साथ एक दो सूटकेस थे और एक बिस्तर वगैरह था, बाकी नहीं पता। एक टाटा मैजिक पे उसने लादा और लादने के बाद वो चला गया। अब जैसे सूटकेस और गद्दे का जिक्र पुलिस वालों ने सुना, सारा मामला पुलिस वालों के सामने साफ था। फ़ौरन उस मालिक से पुलिस वाले ने पूछा कि ये मुन्ना आखिर है कहाँ का। तो फिर पुलिस वाले के सवाल के जवाब में उस आदमी ने बताया कि जो मुन्ना है वो उसी देवरिया में एक जगह लगता है पैना गांव, इसी पैना गांव का रहने वाला है। पुलिस वालों के पास अब फाइनली मुन्ना का एड्रेस था। पुलिस की टीम पैना गांव जाती है। जाने के बाद मुन्ना का जब नाम पूछती है तो कुछ लोग बताते हैं कि मुन्ना खेत के पास है। पुलिस की टीम खेत के पास जाती है। जाने के बाद मुन्ना को वहाँ से पकड़ती है और पकड़ने के बाद जब थाने लाती है तो शुरुआती पूछताछ में जब मुन्ना से कहा जाता है कि खुशबू कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया, तो तमाम राबरी चुनाव झेलम कहानी मुन्ना सुनाता है। लेकिन जब पुलिस अपने पुलिसी अंदाज पे आती है तो फिर मुन्ना टूटता है और टूटने के बाद उसने जो कुछ सुनाया वास्तव में बड़ा हैरान करने वाला था। दरअसल साल 2016 में ये जो खुशबू थी इसकी शादी होती है पीयूष शर्मा से। दोनों एक दूसरे से कोर्ट मैरिज करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे। परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन जो पीयूष था वो मुंबई में ठीक ठाक जॉब करता था। इस वजह से खुशबू को काफ़ी पसंद आता है, खुशबू भी पीयूष को काफ़ी पसंद आती है। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती है। उसके बाद जो पीयूष है अपने काम पे मुंबई लौट जाता है। इसी दौरान जो खुशबू है अपने घर पे अक्सर बोर होती है। बोर होने के लिए उसने फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया और ऐसे ही सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते इसकी मुलाकात होती है इस मुन्ना निषाद से। अब 2018 में मुन्ना और खुशबू एक दूसरे को जब सोशल मीडिया पे ऐड करते हैं तो यहीं से इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। खुशबू अपने बारे में बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति मुंबई में रहता है। मुन्ना अपने बारे में बताता है कि मैं दुबई में रहता हूँ, दुबई में ड्राइवरी का काम करता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बात करने लगे। देखते देखते दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हो गया। नंबर एक्सचेंज होने के बाद अब दोनों के बीच जब फ़ोन पे बातें हुई तो दोनों के बीच प्यार भी हो गया। अब प्यार है, लेकिन जो खुशबू है पहले से शादीशुदा, इधर जो मुन्ना है वो दुबई में रह रहा, तो दूरी भी काफ़ी, तो फिर क्या करें। बहरहाल जैसे तैसे करके इन दोनों ने अपने इस संबंध को सालों तक चलाया। साल 2022 में फाइनली जब खुशबू को लगता है कि अब मुन्ना के साथ रहना ज़्यादा सही है, तो फिर अपने पहले पति यानी पीयूष को तलाक देती है। और जैसे ही तलाक देती है और इस बारे में जानकारी देती है मुन्ना को, मुन्ना फ़ौरन दुबई से हिंदुस्तान आता है। आने के बाद अपनी प्रेमिका, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेता है और लेने के बाद निकल जाता है गोरखपुर। अब ये दोनों गोरखपुर में रहने लगे। जीवन यापन भी जरूरी था, तो जो मुन्ना था वो डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। इधर जो खुशबू है वो पार्लर में काम करने लगी। अब ऐसे भी ज़िंदगी गुजरी। साल 2023 आ गया, लेकिन एक दूसरे के साथ लिव इन में रहते रहते कई बार इन दोनों के बीच पति पत्नी वाला संबंध था। तो इस दौरान जो खुशबू है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब खुशबू जब प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुन्ना से कहा कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझसे चाहो अब शादी कर लो, चूँकि एक सामाजिक नाम भी हो जाएगा कि अब दोनों पति पत्नी हैं, नहीं तो बिना शादी के मैं माँ बनूंगी तो वो थोड़ी सी बदनामी होगी। अब ये सवाल, ये शब्द जब मुन्ना सुनता है तो सुनने के बाद थोड़ा अजीब रिएक्शन देता है। कहता है कि नहीं, अभी मैं शादी नहीं कर सकता, एक काम करो तुम अबॉर्शन करवा लो। अब अबॉर्शन का नाम जैसे खुशबू सुनती है उसे अजीब लगता है कि मेरा पति, जिसे मैं पति मानती हूँ, अबॉर्शन की बात क्यों कह रहा, कहीं इसके दिमाग में कुछ और तो नहीं है। अब इसी बात को लेके मुन्ना जिद पे अड़ा कि अबॉर्शन करवा लो। खुशबू अलग जिद पे की, मुझे तुमसे शादी करनी, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। इसी बात को लेके अब दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। कुछ दिनों तक झगड़ा नॉर्मल रहा, लेकिन बीच बचाव था नहीं, कोई बीच में कोई समझौता करवाने वाला भी नहीं। तो झगड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दोनों की लड़ाइयाँ उग्र रूप लेने लगी और ऐसे ही 29 सितंबर को, कायदे से 28 सितंबर को इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस होती है। बहस में जो मुन्ना है वो खुशबू को मार देता है। किस्मत का खेल देखिए कि जैसे एक थप्पड़ मारता है, जो खुशबू है वो गिरती है, सर उसका टकरा जाता है। टकराने के बाद वो बेहोश हो जाती है। अब जैसे वो बेहोश होती है मुन्ना डर जाता है कि कहीं ये मर तो नहीं गई, और अगर ज़िंदा होगी तो मुझे फंसा देगी। तो एक काम करता हूँ, इसको मार ही देता हूँ। उसके बाद बेहोश खुशबू का गला ये दबाता है और तब तक दबाता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती, उसका दम निकल नहीं जाता। अब मुन्ना कत्ल कर चुका था, लेकिन लाश का क्या करे। तो फिर ये सोचता रहता है पूरी 28 तारीख की रात। शाम को इसने कत्ल किया। आराम से 12 घंटे 14 घंटे ये बैठ के सोचता है। सोचने के बाद ये फिर
लाश को खींच के वॉशरूम में लेके जाता है। जाने के बाद एक चाकू निकालता है और लाश को फिर काटना शुरू करता है। सबसे पहले पैर काटता है, उसके बाद दूसरा पैर काटता है, उसके बाद दोनों हाथों को तोड़ता है, गर्दन को मरोड़ता है और फिर दोनों पैर को एक एक सूटकेस में पैक करता है। लेकिन अब सर, धड़ और हाथ का क्या, तो उसके लिए अलग जुगाड़ निकालता है। एक गद्दा खींच के लाता है, लाने के बाद उस गद्दे में सर धड़ को रखता है, हाथ को रखता है और उस गद्दे को फिर सी देता है। सिलने के बाद अब लाश का क्या करें, टुकड़े हो गए, सब कुछ कर लिया, कोई साधन भी नहीं था। तो फिर ये बाहर जाता है 29 तारीख को। जाने के बाद एक टाटा मैजिक कहें या पिकअप कहें, उसको बुक करता है, उसको लेके आता है। आने के बाद लाश के टुकड़ों को उसमें लोड करता है और इत्तेफाक देखिए कि जो टाटा मैजिक वाला था वो भी साथ में लोड कर रहा था। लेकिन इसने इस हिसाब से सिलाई की थी, इस हिसाब से सूटकेस को पैक किया था, पॉलीथीन लगाया था कि कहीं से खून की रिसा और कहीं से कोई बदबू आई ही नहीं। उसके बाद घर के और सारे सामानों को पैक करता है। जो मर्डर वेपन था उसको अपने साथ लेता है, खुशबू के आधार कार्ड, उसकी डिटेल्स को लेता है कि कहीं से कोई जानकारी किसी को मिले ही ना। इन तमाम चीज़ों को लेने के बाद उस टाटा मैजिक से निकलता है। निकलने के बाद सबसे पहले जो नदी है उस तक जाता है और उस नदी में खुशबू के आधार कार्ड को, उसके डॉक्यूमेंट्स को, पैन कार्ड को, जो मर्डर वेपन था, जो चाकू थी उसको, खुशबू के फ़ोन को, उन तमाम चीज़ों को नदी में फेंक देता है। फेंकने के बाद वो टाटा मैजिक लेके और आगे निकलता है। उसके बाद जब पहुंचता है जोगिया तिराहा के पास, तो उस टाटा मैजिक वाले से कहता है कि भैया आप मुझे यहाँ छोड़ दो, यहाँ अभी मेरा एक भाई आएगा, वो मुझे रिसीव कर लेगा। उसके बाद उन सारे सामानों को लेके उतरता है। उतरने के बाद टाटा मैजिक वाले को पैसा देता है, वो चला जाता है। उसके बाद एक सूटकेस एक खेत में फेंकता है, दूसरा सूटकेस दूसरे खेत में फेंकता है, थोड़ी दूर और आके जो गद्दा था उसको फेंक देता है। फेंकने के बाद अपने घर आ जाता है। आने के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक उसने इस केस पे नज़र रखा कि क्या ये कहानी पुलिस वाले ये मर्डर मिस्ट्री सुलझा पाएंगे या नहीं सुलझा पाएंगे। शुरुआती दिनों में जब उसे लगा कि नहीं सुलझा पाएंगे, तो फिर एकदम इत्मीनान से बैठा रहा कि अब क्या दिक्कत है, और शायद यही इसकी गलती थी। 2.5 महीने, चूँकि 15 दिसंबर को ये गिरफ्तार हुआ था, तो 2.5 महीने का इसके पास वक्त था। चाहता तो ये दुबई भाग जाता, कहीं चला जाता। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि एक ओवर कॉन्फिडेंस आदमी कभी कभार फंस जाता है और अक्सर फंस जाता है, तो ये भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फंसा कि अब तक पुलिस वालों ने नहीं सुलझाया तो क्या ही सुलझाएंगे। और इसी चक्कर में अंत में अब इसे पूरी ज़िंदगी जेल में सज़ा काटनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसने क्राइम किया और क्राइम करने का जिस हिसाब से इसने लाश को काटा, वो अपने आप में एक ब्रूटल क्राइम है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।